हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं का पार्ट 3 ठेस पढ़ेंगे। ठेस, यहाँ ठेस का क्या तात्पर्य? यहाँ ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको कभी ठेस या ठोकर लगी है? ठोकर जब चलते चलते हम गिर जाते हैं, हमें लग जाती तो हमने कहा कि हमें ठोकर लगी। और कभी यदि कोई हमसे कुछ कहता है और हमें बुरा लगता है तो हम कहते हैं कि मेरे मन को बहुत गहरी ठेस लगी है। इस पाठ में इसी ठेस के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार मन की चोट, ठेस मन को हिलाकर रख देती है। यहाँ जिस चरित्र के बारे में बात की गई है उसका नाम सिरचन है। आइए पढ़ते हैं। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। इस पाठ में यह बताया गया है कि जो सिरचन है वह अभी बेरोजगार है, बेगार है। जब लोगों को उसकी ज़रूरत होती थी तो वह बहुत सभी के काम आता था। अब लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है तो लोग समझते हैं कि वो कैसा है, बेगार है, उसके पास काम धंधा नहीं है। और लोग यही समझते हैं कि यदि हमने उसे बुलाया तो वह एक काम को कई घंटों में पूरा करेगा, तो लोग उसे बहुत कम काम पर बुलाते हैं। आज लोग सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ से यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। मतलब जब सिरचन अच्छे से अच्छा कारीगर था तब लोग उसकी बहुत पूछ रखते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी कारीगरी का काम बंद हो गया तो वही लोग जो उसकी बड़ाई करते थे उसकी बुराई करने लगे थे। लेखक याद करता है कि जब वह छोटा था और उसकी माँ उसे सिरचन को बुलाने के लिए भेजती थी तो लेखक सबसे पहले अपनी माँ से यही प्रश्न पूछता था कि माँ, सिरचन के लिए क्या भोगे, उसके लिए क्या बना कर रखा हुआ है? तो माँ भी हंसते हुए कहती थी कि जा बेटा, सिरचन मुझसे भोग नहीं मांगता, जो भी हम खाने को दे वह खा लेता है। इस पंक्ति से यह पता चलता है कि सिरचन को खाने पीने का बहुत ही शौक था। वह जो भी काम करता था उसके बदले में लोग उसे अच्छा खाना पीना देते थे। यदि उसे अपने मन माफिक खाना मिलता था तो वह काम बड़ी ही लगन से करता था, और जहाँ उसे किसी ने कुछ ऐसा वैसा खिला दिया या कुछ कंजूसी की, वहीं पर वह सनक जाता था, भिनक जाता था। वह बहुत गुस्सेल था और वही काम अधूरा छोड़कर चला जाता था। इसीलिए सिरचन को बुलाने से पहले वह माँ से पूछ लेता था लेकर कि आपने क्या बनाया है। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की डाडी खरचुन के साथ चिवड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और आज बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी है मोती की सिल पार्टी के लिए। मतलब यहाँ भी लेखक की माँ को सिरचन से कुछ काम कराना है, इसीलिए उसने उसके लिए मक्खन तैयार करके रखा हुआ है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालकर हंसता, घी के सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ भाभी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। उस समय सिरचन के पास बहुत काम रहता था। सिरचन जाति का कारीगर है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से कूची बनाता है। फिर कूची को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने का पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ उठकर उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह जोरे, कामचोर नहीं। मतलब यदि सिरचन अपना काम कर रहा है और कोई उसे बीच में परेशान करता है, टोकता है, तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि मुझसे आप कितना भी काम करवा लो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं काम कर लूँगा, लेकिन बीच बीच में मुझे टोकना पसंद नहीं। मैं कोई कामचोर नहीं हूँ, मुझे अपना काम
खुद करने दो, बीच में मत टोको। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा सी भी जाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोरा भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले से कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दो मिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अधूरा रखकर वह उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन का माने कभी नहीं। अर्थात यदि सिरचन को आपने अच्छे से खाने को दिया तो वह पूरा काम अच्छे से करेगा, और जहां आपने सोचा कि चलो रहने दो, इसको ऐसे ही खिला देते हैं, फिर देखो उसके बहाने शुरू हो जाते हैं। वह कहता है कि मेरी अध कपाली मतलब आधे सर का दर्द हो रहा है, मैं फिर कभी आकर काम कर दूंगा। और फिर कभी का मतलब होता है कि वह काम अधूरा ही रह जाएगा। मोती घास और पटेर की शीतल पार्टी, बस की तीलियों की चिमचमाती चीख, सतरंगे डोर की मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मुंज की रस्सी को बड़े बड़े जाले, हलवाहों के ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ नहीं बोलेगा। पहले के समय में ऐसा ही होता था। जब घर के कुछ काम करवाना हो, कुछ बनवाना हो, तो बस उसे बेकाम का काम अर्थात उन्हें पैसा नहीं देना पड़े, सिर्फ उसे भरपेट खाना खिला दो और कुछ पुराने कपड़ा दे दो, तो वह मान जाता था। वह उसी में अपना सारा सुख समझता था। लेकिन धीरे धीरे जो हाथ के काम थे वह धीरे धीरे बंद हो गए और सिरचन जैसे बहुत से लोग बेरोजगार। ऐसा नहीं है कि सिरचन कुछ नहीं बोलता। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बातें सुनकर तिलमिला उठी थी। उसे बड़ा दुख हो रहा था कि देखो ये कितना अच्छा कारीगर है, लेकिन कोई इसकी कीमत नहीं जानता। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों के बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियां का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लेखक की माँ थी वह सिरचन का बड़ा ध्यान रखती थी। सिरचन ने कहा कि मुझसे लोग बड़े बड़े जो अमीर है काम करवा लेते हैं और थोड़ा सा सत्तू खिलाकर बस अपना काम निकलवा लेते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे अच्छी मजदूरी देती है। मजदूरी अर्थात खाने पीने के लिए अच्छी सामग्री देती है। उस समय लेखक की छोटी बहन की विदाई होने वाली थी और उसके ससुराल वाले भी सिरचन की कारीगरी के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। उसकी जो छोटी बहन थी मानो, उसके दूल्हे ने बोल दिया था कि यदि मुझे शीतल पाटियाँ या चीख नहीं मिली तो फिर देख लेना। मतलब उसका कहना एक मजाक था कि भाई ये वाली चीज़ें उन्हें ज़रूर चाहिए, भले आप दहेज में कुछ ना दो, मिठाइयाँ कुछ ना दो, लेकिन सिरचन के हाथों की बनी हुई टोकरियाँ उन्हें ज़रूर चाहिए। इस कारण माँ ने सिरचन को बुला लिया था और कहा था कि तुम अच्छे से काम करना, मैं तुम्हें असली मोहर छाप वाली धोती दूंगी, मन लगाकर काम करना कि देखते वाले देखते ही रह जाएं। सिरचन ने भी पान जैसी पतली छुरी के बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बनाने बैठा। 1.5 हाथ की बनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार बहुत एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। अब लेखक के घर में उसकी मंझली भाभी और चाची भी थे जो कि सिरचन को पसंद नहीं करते थे। मंझली भाभी से रहा नहीं गया, पर्दे की आड़ में बोली, पहला ऐसे जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीजें बनती तो भैया को खबर भेज देती। वह ताना देती है सिरचन को कि देखो मोहर छाप वाली धोती के कारण कितना अच्छा काम कर रहा है। काम में वह सिरचन के कानों में बात पड़ गई।
बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीजें नहीं बनती बहोरिया। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। उसने भी जवाब दे दिया कि कोई अगर मुझे रेशम का कुर्ता देता ना तब भी मैं ऐसी चीज नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पर बात मानू दीदी की है, यह काम मैं उसके लिए कर रहा हूँ। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। फिर लेखक की चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती हो बहू? मोर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटे की विदाई के समय रोज मिठाई खाने को जो मिलेगी। अब चाची ने भी ताना मारा कि ये तो चटोरा है, यहाँ पर इसको रोज खाने को लड्डू मिलेंगे ना, इस कारण ही अच्छे से काम कर रहा है। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के 7 भैया तारे। सिरचन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है। होठ पर अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की भी सूध नहीं रहती। फिर चाहे उसके पास कुछ भी पड़ा रहे, वह उस बात पर ध्यान नहीं देता कि मेरे पास खाने के लिए क्या रखा है। और उस दिन तो उसके लिए सिर्फ केवल चिवड़ा और गुड़ ही रखा था। मानू समझ गई और वह दौड़कर अपनी माँ से पूछा कि आज किसने उसे कलेवा दिया है। माँ रसोई घर में पकवान बनाने में व्यस्त थी तो माँ बोली, मैं कहाँ कहाँ देखूं, क्यों सिरचन को तुमने बूंदिया क्यों नहीं दी? अब जो चाची और मंजली भाभी यह सुन रही थी वो गुस्से में आ गई और जाकर उन्होंने बूंदिया सिरचन के सामने ऐसे ही पटक दी। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो क्या? सिरचन ने फिर ताना मार दिया कि क्यों इतनी सारी बूंदी दे गई, क्या तुम्हारे मायके से आता तब भी तुम क्या ऐसे ही बांटती? बस मंजली भाभी अपने में कमरे में जाकर बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, एक की दो लगा दी। छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने पर सर पर ही चढ़ेगा ही। किसी के नेहा ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मतलब उसने जाकर उसकी माँ को और भड़का दिया कि सिरचन ने पता नहीं बहू को क्या क्या बोल दिया। अब मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू थी तो माँ को भी रहा नहीं गया। माँ भी आई और सिरजन को डांटने लगी कि तू बहुओं से क्यों बात करता है, उनके साथ बकवास मत किया कर, जो भी तुझे चीज़ चाहिए तू मेरे पास आ जाए कर और मुझसे बोला कर, बहुओं से बात करने की जरूरत नहीं है। यह सब सुनकर सिरचन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए बोली और इधर उधर देखकर कहा, सिरचन दादा, काम काज का घर है, 5 किस्म के लोग हैं, 5 तरह की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दिया करो। सिरचन बात समझ गया कि मानू दीदी ठीक कहती है। वो चुपचाप पान खाने लगा। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर वह अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर से अचरज से घूर कर देखते हुए कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिब्बिया का गम गौवा जर्दा तो खिलाओ, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिला। झनझनाती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोरे कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत्परो नास्ती। बस सिरजन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। क्या हुआ? जैसे ही सिरचन ने चाची से कहा कि जरा मुझे गम कौवा जर्दा खिला दो, तो चाची ने उसे बहुत ही बड़ी भूली सुना दी कि क्या तुम्हारे घर में भी तुम रोज बैठकर पान खाते हो और ये जर्दा खाते हो? सिरचन को यह बात बहुत बुरी लगी। उसके मन में ठेस लग गई। उसने काम वहीं अधूरा छोड़ा और वापस घर आ गया। यहाँ पर मानू सब चुपचाप देख रही थी। वह रोने लगी। माँ ने उसे समझाया कि चिंता मत कर, मैं तुझे बाजार से शीतल पाटी मंगवा कर दे दूंगी। लेखक फिर सिरचन के घर गया और उसने सिरचन को कहा कि भैया सिरचन दादा, घर चलो और वह काम पूरा कर दो। तब सिरचन ने कहा कि नहीं बउआ, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, मेरी बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो क्या मेरी ऐसी दुर्दशा होती? वह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। उसी शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट के झालर लगाने लगी। यह तो बेजा दिखलाई नहीं पड़ती, क्यों मानूं? अब लेखक को पता चल गया कि कारीगर
शेरचन अब नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिल में अब ठेस लग चुकी थी। वह वापस लौट आया। यहाँ पर मानू की भाभी उसी जो चीख अधूरी थी उसी में कुछ ना कुछ करने लगी, तो मानू ने मना कर दिया, वो चुप रह गई। मानू की विदाई का दिन आ गया। लेखक ही उसे छोड़ने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। जब दोनों ट्रेन में बैठ गए तो देखते हैं कि शेरचन जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म पे दौड़ा आ रहा है और उसके हाथों में कुछ सामान है। उसने खिड़की से ही आवाज़ लगाई कि भैया दरवाज़ा खोलो। तब दरवाज़ा जैसे ही खोला तो शेरचन ने कहा, ये सामान है, ये मानू दीदी के लिए है। वह खिड़की से सारा सामान देने लगा और उसने देखा कि उसके अंदर शीतल पाटी है, चीख है, आसानी है, और उसने वो सारी चीज़ें मानू को थमा दी। मानू उसे देखते ही रह गई। फिर मानू उसे पैसे देने लगी कि 8 मोहर छाप धोती के लिए पैसे देने लगी, तो वह कान पकड़कर और उसकी जीभ उसके दांत में आ गई और बोलने लगा, नहीं बेटी, इस बार पैसे नहीं लूँगा। ऐसा देखकर मानू रोने लगी और शेरचन चुपचाप वहाँ से चला गया। तो देखा ना बेटा, जो कारीगर होते हैं, जो वो गरीब जरूर होते हैं, लेकिन उनके मन में भी दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव, दूसरे के भावों की अहमियत होती है। वो भावनाओं को समझते हैं। शेरचन कारीगर था, लेकिन वो मानू को बड़े अच्छे से जानता था। वो मानू बिटिया को प्यार करता था। वो उसे और कुछ तो नहीं दे सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए चीख और शीतल पाटी बनाकर उसे विदा किया। ऐसे ही बच्चों, हमें भी किसी भी कारीगर या काम करने वाले का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हाथ की बनी हुई चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, जिसके कारण वो बेरोजगार होते हैं और उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।